हेलो मास्टर ड्रीमर्स। आज तारीख है 7 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के भी डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून का मीन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कार्टून में क्या है कि इस वाले फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि ये इकोनॉमी को दिखाया जा रहा है, राइट। अब इकोनॉमी के सामने ये जो धीरे धीरे हमें जो अवरोध, पहाड़ के जैसा जो हमें अवरोध दिख रहा है ना, ये लॉकडाउन को दिखाया जा रहा कि लोकल लेवल पर जितने लॉकडाउन हुए हैं वो इकोनॉमी को एक स्पीड नहीं पकड़ने दे रहे हैं, उसकी रफ्तार को वो रोक करके रखे हुए हैं, राइट। तो इस पूरे पिक्चर में लॉकडाउन को अवरोधित दिखाया गया कि ये अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये बेसिकली एक ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से रन करने में, क्योंकि अपनी इकोनॉमी क्या कर रही है, वो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। बट ये जो लोकल लेवल के जो लॉकडाउन्स हैं वो कर क्या रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। तो द हिंदू में हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल हम ये वाला डिस्कस करेंगे। ये रिगार्डिंग द एकेडमिक रिसर्च है। देखिए एकेडमिक रिसर्च का जो फाउंडेशन होता है, जो फंडामेंटल होता है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक। तो मतलब अभी आप क्या कर सकते हो कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप रिसर्च कर सकते हो। अब इस वाले आर्टिकल में बात किस बात पर की जा रही है, बात करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन के जस्ट आफ्टर कि एकेडमिक रिसर्च और एकेडमिक के बाद के रिसर्च के बारे में बात करेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं हम, राइटर कहते हैं कि देखिए अमेरिका में नासा, अगर नासा रिसर्च करता है तो जो टेक्नोलॉजी पर जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो नासा करता क्या है कि नासा टेक्नोलॉजी को वेरियस स्टेज में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब टेक्नोलॉजी रेडी लेवल 1, टेक्नोलॉजी रेडी लेवल 2, तो इस प्रकार से कि अगर जो टेक्नोलॉजी रेडी लेवल 1 में अगर कोई है तो केवल आप उसे जनरल में केवल आप पब्लिश कर सकते हो। मतलब आपने कोई रिसर्च किया और वो आपको लगता है कि वो रिसर्च फ्रूटफुल है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बट उसे आप क्या कर सकते हो कि अगर वो टेक्नोलॉजी जस्ट आपने अभी अभी इन्वेंट किया है, आपने उसे फार्मुलेट किया है, तो केवल आप पब्लिश कर सकते हो। कहाँ पर पब्लिश कर सकते हो? केवल जर्नल्स में पब्लिश आप कर सकते हो। तो जैसे जैसे उस पर्टिकुलर फार्मूले का, उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन होने लगेगा, उसे एग्जीक्यूट अगर किया जाने लगेगा, तो उसे टेक्नोलॉजी लेवल्स में चेंजेस किए जाएंगे और वहाँ का जो एकेडमिक रिसर्च है वो टेक्नोलॉजी लेवल से मैच करता है, ठीक। अब उसी के पैटर्न पर राइटर कहेंगे कि इंडिया में भी देखिए रिसर्च तो कई तरीके से होता है। यहाँ के प्रोफेसर भी रिसर्च करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी रिसर्च करते हैं और पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या तो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है। लेकिन जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं तो इनका रिसर्च और हमारी जो इंडस्ट्री है तो उनके उसके नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आज भी जितने भी रिसर्च होते हैं उसे जो फाइनेंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की ही होती है। मतलब गवर्नमेंट ही पैसा देती है। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं कह रहे उनको हायर नहीं करता, उनको पैसे नहीं पे करता है, उनको स्कॉलरशिप बहुत कम मात्रा में दी जाती है या फिर ना के बराबर दी जाती है। तो जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड ये जो रिसर्च एंड फेलोशिप वगैरह दिया जाता है तो कहते हैं कि इसको रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली रिसर्च होना चाहिए, ना कि केवल ऐसे रिसर्च कर दिया जाए, ठीक। अब उसमें बात क्या करते हैं, कहते हैं कि देखिए हम करेंगे क्या, एकेडमिक रिसर्च, उसे AR नाम दे रहे हैं और फिर बोलते हैं पोस्ट एकेडमिक रिसर्च, उसे PAR नाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा एकेडमिक रिसर्च होगा, कह रहे हैं उसको आप जिस प्रकार से TLP1 था, मतलब कि TRP था, टेक्नोलॉजी रेडी लेवल था उसमें नासा वाले में, तो वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं कि जो हमारा एकेडमिक रिसर्च होगा वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री की जो डिमांड होगी, कह रहे हैं कि उसी बेसिस पर, उसी टॉपिक्स पर और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसर्च होना चाहिए, ना कि रैंडमली हम केवल उसमें रिसर्च करते चले जाएँ, ठीक। फिर आगे क्या कहते हैं कि देखिए अगर हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली अगर हम रिसर्च के टॉपिक्स को और अगर रिसर्च के इश्यूज़ को अगर हम क्रिएट करते हैं और जो हमारे स्कॉलर्स हैं अगर उस पर रिसर्च करेंगे, तो होगा क्या कि गवर्नमेंट को फाइनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस रिसर्च में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का पैसा उन्हें मिलने लग जाएगा। क्योंकि आज भी होता यही है कि हम करते क्या है कि जो हमारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बाहर से इन चीज़ों को हायर करते हैं। मतलब बाहर के रिसर्चर, बाहर के जो रिसर्च की थीसिस वगैरह होती है उसे यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर इंडिया में अगर हमें वो इन्वायरमेंट फिर से रीओरिएंट करना है तो हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, एकेडमिक रिसर्च और पोस्ट एकेडमिक रिसर्च, इन दोनों को इंडस्ट्री से हमें कोरिलेट करना होगा। अब उसमें एक राइटर फिर आगे कहते हैं कि हम इसमें कई फेजेस भी डाल सकते हैं। जैसे ये जो जर्नल्स वगैरह में पब्लिश होता है, जो जिस प्रकार से केवल थीसिस वगैरह की बात हो गई, तो हम उसे केवल डाल सकते हैं
कि ये केवल एकेडमिक रिसर्च है। अब एकेडमिक रिसर्च पर किसी टॉपिक पर केवल सोचा जाएगा, केवल केवल उस पर रिसर्च किया जाएगा, केवल उस पर थीसिस को जर्नल्स में पब्लिश किया जाएगा। फिर उसके बाद अर्ली जो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च होगा, कह रहे हैं उसमें उसी टेक्नोलॉजी उसी थॉट को नेक्स्ट फेज पर लेकर के जाया जाएगा। फिर जो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च होगा जिसमें एक प्रोफेसर भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम टेक्नोलॉजी टच देने की कोशिश करें जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो इससे होगा क्या कि इंडिया एक हब बन जाएगा, टेक्नोलॉजी का हब बन जाएगा, और इकोनॉमी हमारी बूम भी करने लगेगी और हम टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जो हम आज क्या करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग हम दूसरी कंट्रीज़ पर जो इतना ज़्यादा निर्भर हैं, करें इंडिया की निर्भरता उस पर कम हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। इसमें बस इतनी सी बात करें, फेजेस की बात कर रहे हैं कि हमें एकेडमिक रिसर्च और पोस्ट एकेडमिक रिसर्च को इंडस्ट्री से कोरिलेट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक, अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रिगार्डिंग है। देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जब लॉकडाउन हुआ था तो जितने भी टीवी चैनल्स वगैरह थे, कह रहे कि हर जगह पर माइग्रेंट वर्कर को और उनकी दयनीय स्थिति को दिखाया जा रहा था। बहुत अच्छा कवरेज हो रहा था, मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर के इनर पेज से ये माइग्रेंट वर्कर और जो लेबर क्लास है, कह रहे वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। और जो प्राइम टीवीज़ वगैरह होती हैं, कह रहे हैं उसमें राम मंदिर वगैरह के इश्यूज़ और चाइना के इश्यूज़ तो घिरे हुए हैं, बट ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और इनके इश्यूज़ थे, कह रहे वो अब पूरी तरह से टेलीविजन सेट से बाहर हो चुके हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि जो माइग्रेंट वर्कर अभी रोड पर थे, अभी वो अपने घरों की ओर जा चुके हैं। लेकिन क्या इतने से क्या ये इस प्रकार की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्या ये खत्म हो गई है? बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो अपनी नौकरी को छोड़ करके वापस अपने घरों की ओर गए हुए हैं। तो एक हंगर होता है, एक भूख होती है और एक अनएम्प्लॉयबिलिटी होती है। कह रहे इस प्रकार की क्राइसिस जो ह्यूमन्स है, कह रहे उनके ऊपर आई ही है, बट उसे नोटिस नहीं किया जा रहा। अब राइटर यहाँ पर यमुना के किनारे एक तट की भी बात करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर 6000 से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, शेल्टर्स लेकर के रखे हुए हैं। कुछ लोग खाने वगैरह के लिए, जैसे हिंदू हुआ, वो जो टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारा हो गए, और मेन काफ़ी जगह पर जहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना वगैरह खिलाया जाता है, कह रहे कि ऐसी जगह पर लोग जा करके शेल्टर्स लेकर के खाना खा रहे हैं। ठीक, अब लेकिन अब जो इस प्रकार के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, कह रहे हैं इनकी भी एक सीमा है, एक सीमा से ज़्यादा वो भी खाना खिला नहीं सकते हैं। अब राइटर कहते हैं कि मेरा अपना पर्सनल रिसर्च है, मैंने खुद एक्सपोजर किया है और इन चीज़ों पर, और देखा क्या है कि कोई नमक रोटी खा रहा है और कोई केवल चावल और नमक खा ले रहा है। तो मतलब ये पहली बात तो भूख है, तो हंग्री हैं लोग, और हंग्री के बाद भी कर जिसका पेट भर भी रहा है, तो उसका मेन एक जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए, कह रहे वो उन्हें न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा। ठीक, और जो मीडिया का अटेंशन है, कह रहे हैं इसकी तरफ से पूरी तरह से हट चुका है, और इस पर जो गवर्नमेंट के जो स्टांसेस थे, जो गवर्नमेंट इस प्रकार के डिसीजन लिया करती थी कि वो खाना वगैरह खिला रही थी। अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, कह रहे हैं कि 10 रुपये थाली वो खाना खिला रहे थे लॉकडाउन के टाइम पीरियड में। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो खाना खिलाना बंद कर देते हैं। लेकिन जो क्राइसिस है, कह रहे हैं वो तो आज भी बनी हुई है। आज भी लोग घरों से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, और जिनके पास घर ही नहीं है तो उनके बारे में क्या, बेसिकली वो फुटपाथ पर रहा करते थे। अभी फुटपाथ पर वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस या पेंडेमिक का इसमें टाइम चल रहा है। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस उन्हें मार करके भगा तो देती है, बट उनके लिए जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, कह रहे हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ है। ठीक, तो अभी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रकार के जो जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कह रहे हैं कि उसमें ये जो गरीब कल्याण योजनाएं वगैरह हैं, कह रहे हैं इनको एक दूसरे फेज पर लेकर के वो जाएं। राइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन है आर्टिकल डिस्कस करने के लिए, वो ये वाला है। अब देखिए हुआ क्या कि पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप जारी किया हुआ है। ठीक, अब पाकिस्तान ने जो डिस्प्यूट पहले रिजॉल्व हो चुका था, कह रहे हैं उसको पाकिस्तान ने फिर से कलेक्ट किया, फिर से वापस से उभार दिया है। जैसे जूनागढ़ वाला केस, अब देखिए जूनागढ़ में 1948 में ऑलरेडी कि वोटिंग हो चुकी है कि वहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो वोटिंग हुआ था इंडिया के फेवर में। अब जब वोटिंग इंडिया के फेवर में हो चुका है और जूनागढ़ वाला जो रीज़न है, कह रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके डिस्प्यूट उसका रिजॉल्व हो चुका था, बट पाकिस्तान ने अगेन
रिटेलिएट करते हुए, क्योंकि इंडिया ने रीओरिएंट किया था, फिर से मॉडिफाई किया था जम्मू एंड कश्मीर के मैप को, तो उसी के अकॉर्डिंग रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने क्या किया कि जूनागढ़ वाला इशू फिर से रेज कर दिया। देखिए जूनागढ़ वाले रेज में केस क्या था कि जो वहाँ का राजा था, जो प्रिंसली स्टेट का जो राजा था, कह रहे कि वो तो मुस्लिम था, लेकिन जो ऑडियंस थी, जो सिटीजन्स थे, कह रहे कि वो क्या थे कि वो हिंदू थे। तो जब वोटिंग हुआ तो हिंदुओं ने वोट दिया कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं। ठीक, तो पाकिस्तान इसी के अगेंस्ट में जाता है, कहता है कि ये तो प्रॉपर तरीके से काम हुआ नहीं, क्योंकि जब जो राजा है अगर वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था तो फिर तो जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ठीक, वो इस बात पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी उन्होंने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर का एक रीजन वो क्लेम क्या करते थे, अभी कह रहे हैं कि नहीं, जब पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन उनका है, सरक्रीक वाला रीजन उनका है, सियाचिन वाला रीजन उनका है। ठीक, तो पाकिस्तान ने इस प्रकार के क्लेम किए हुए हैं। लेकिन एक शॉकिंग वाला फैक्ट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने लद्दाख वाले रीजन को क्लेम नहीं किया हुआ है, क्योंकि लद्दाख वाले रीजन पर क्या कर रहा है कि चाइना क्लेम कर रहा है। तो बेसिकली इस वक्त राइट नाउ हो क्या रहा है कि इंडिया ने जो लास्ट वाले ईयर में 5 अगस्त 2019 में जो डिसीजन लिया था, मॉडिफाई किया था आर्टिकल 370 एंड 35 है, उसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान इस प्रकार के एक्शन ले रहा है। और यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका हो सकता है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, चाइना का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला क्या कि ये बेसिकली करके है कि ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, और ये बेसिकली क्या है, बिल्कुल भी इन्हें इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उस पर इन्हें सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, ये डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है, वो रिगार्डिंग द राम टेम्पल है। देखिए राम टेम्पल के लिए हुआ क्या कि भूमि पूजन हो गया। अब भूमि पूजन को राइटर यहाँ पे कहते क्या है कि देखिए भूमि पूजन हो गया, बट यहाँ पर कुछ प्रारंभ भी हो रहा है और कुछ समाप्त भी हो रहा है। देखिए प्रारंभ क्या हो रहा है कि एक नई लिबरेशन का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, और समाप्त क्या हो रहा है कि जो हिंदू और मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट था, कह रहे ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। कह रहे देखिए कि जो 400 साढ़े 400 ईयर तक वहाँ पर मतलब कि जो पूजा स्थल था, जो वर्शिप वाला प्लेस था, कह रहे वो मुस्लिमों का था, उसको बेसिकली किया क्या गया राइट नाउ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कि हिंदुओं के फेवर में, जिसे 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था, चूँकि मुस्लिम वहाँ पर जा करके वर्शिप किया करते थे, तो 1992 में उसे बाबरी वाले कांड में होता क्या, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अब ध्वस्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब जस्टिस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ज़मीन हिंदुओं को दे दी। अब हिंदू के बाद अब जो वहाँ के अब जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इन द फेवर ऑफ हिंदूज, वो करते क्या है कि जाके वहाँ पर भूमि पूजन करते हैं। तो एक लिबरल इरा के स्टार्ट की बात करें, कह रहे कि एक नया लिबरल का इरा स्टार्ट हो रहा है, और एक जो पुराना वाला फेज था, कह रहे वो समाप्त हो गया। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास डिस्कस करने के लिए रिगार्डिंग द, अब ये देखिए हमारे पास ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द हिंदू में उतने ही आर्टिकल थे, अभी राइट नाउ अभी हम इंडियन एक्सप्रेस के पास हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैंक एंड द कोविड पेन की बात करते हैं। देखिए जो हमारा फाइनेंस वाला सेक्टर है, अब राइटर यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि 16 जुलाई 1969 से, कहते हैं देखिए 16 जुलाई 1969 में हुआ क्या कि जब इंदिरा गांधी ने बोला कि बेसिकली किया क्या कि नेशनलाइज किया, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। और इससे पहले कि आज़ादी के पहले से लेकर के मतलब उसके बाद से हुआ कि बैंकों के जो नंबर्स थे, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थे, राइट। अगर आप 1924 की बात करोगे तो 97 बैंक थे, फिर उसके बाद 100 मतलब मोर देन 100 बैंक्स हुए। तो मतलब जो बैंकिंग का जो हमारा सेक्टर था कि कोई भी जिस प्रकार से आज किराने की दुकान खुलती है, वैसे भी लोग बैंक भी खोल लिया करते थे। ठीक, तो 1969 में हुआ क्या कि उन सारे बैंकों को क्या किया, नेशनलाइज किया गया, उन सबको इंटीग्रेट किया गया, और गवर्नमेंट ने उससे अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया जितने भी फाइनेंस वगैरह के काम थे। और बोला क्या कि अब ये सोशल अभी क्या करेंगे, ये सोशल क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए सोशल क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि आप जो नीडी पर्सन है, आप उनको बेसिकली कर दोगे फाइनेंस, बिना ये देखे हुए कि वो डिज़र्व करते भी हैं या नहीं डिज़र्व करते हैं। तो सोशल क्रेडिट का तो मतलब यह हुआ कि जो सोसाइटी में जो नीडी पर्सन है, आप वहाँ तक क्या करोगे, पैसे आप या लोन आप पहुँचा दोगे, अब वेदर वो डिज़र्व कर रहे हैं या नहीं डिज़र्व कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ठीक उसी के 10 साल के बाद हुआ क्या
कि जब एनपीए वगैरह के केसेस जब बढ़ जाते हैं, जब पैसे फंसने लग जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि नहीं देखिए सोशल क्रेडिट तो दिया जाएगा, लेकिन सोशल क्रेडिट का रीपेमेंट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रीपेमेंट करें पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा फाइनेंस वाला सेक्टर है वो प्रॉपर तरीके से रन कर सके। ठीक, ये तो हो गया कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि चलो चलिए अभी करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि जो अभी हमारा जो क्रेडिट वाला रीज़न है कि हमने किया कि हमने फाइनेंस किया, हमने पैसा दिया है। अभी कोविड वाले टाइम पीरियड में हुआ क्या है कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी जिन्हें जिन्हें फाइनेंस किया गया था, कह रहे हैं कि अभी उन्हें रिलैक्सेशन दे दिया गया। उन्हें बोला गया कि ठीक है अब आप 3 महीने तक अभी आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे। लेकिन ये देखिए इंस्टॉलमेंट पे करने की एक जो हैबिट होती है ना, एक बार अगर टूटने पाती है तो फिर वो पैसा फंसने लग जाता है। और जो हमारा फाइनेंस वाला सेक्टर है, कह रहे उसमें भी यही हुआ है। कह रहे कि कोविड-19 की वजह से कि जो बैंकिंग सेक्टर था, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अगर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का तो केवल 15% पैसा ही केवल फंसा हुआ है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बैंक्स का देखोगे तो किसी का 40%, किसी ब्रांच का 70%, 80% पैसा फंसा हुआ है। मतलब उन्होंने क्या किया है कि पैसा तो दे दिया लेकिन पैसा वहां से रिकवर नहीं हो रहा है। अब राइटर कहते हैं कि देखिए लोन देना बहुत आसान होता है लेकिन लोन को रिकवर करवाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब आगे कहेंगे क्या कि देखिए जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन होता है तो हमेशा नेशनलाइज बैंक में ही वो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट वगैरह ओपन करता है, एफडी ओपन करता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो क्या है कि वो गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक, तो गवर्नमेंट ओन होने की वजह से उसमें क्या किया जाता है कि पैसे डाल दिए जाते हैं और जो मैनेजमेंट होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो नेशनलाइज बैंक के, उनके ऊपर भी प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है कि उनके बैंक की कंडीशन कैसी है, उनका बैंक कैसा काम कर रहा है, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते नहीं हैं। अब राइटर एक डेटा यहाँ पर इशू करते हैं कि अगर आप बात करोगे तो करीब 18 लाख करोड़ रुपीस की बात करें, कह रहे हैं कि देखिए 8 लाख करोड़ रुपीस का था लोन था 2008 में, सॉरी 18 लाख करोड़ रुपीस का था वो था नेशनलाइज बैंकों के ऊपर डेब्ट था। मतलब इन्होंने कर्ज दे करके रखा था कॉर्पोरेट क्रेडिट्स को। ठीक, 18 लाख करोड़ रुपीस का 2008 में। लेकिन जब 2014 आते तक होता क्या है कि ये 54 लाख करोड़ रुपीस हो जाता है। मतलब इन्होंने एक लंबा अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है, कह रहे उन्होंने इन्हें लेंड करके रखा हुआ है, उन्हें लोन दे करके रखा हुआ है। लेकिन लोन देने के बावजूद वहाँ से रीपेमेंट नहीं आ रहा है, वहाँ से प्रॉपर उस तरह से पैसे आ नहीं रहे हुए हैं। और जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ रुपीस करना क्या पड़ता है कि अपने बैंकिंग सेक्टर में पंप इन करना पड़ जाता है। मतलब एक प्रकार की एक सफ़ेद हाथी जैसा परफॉर्मेंस है कि मतलब आप वहाँ से प्रॉफिट तो नहीं गेन कर रहे हो, बट उल्टा आप क्या करो, जो टैक्स पेयर हैं तो टैक्स पेयर का पैसा आप कहाँ लगा रहे हो, आप उसी को फिर से रीस्ट्रक्चर करने में लगा रहे हो और उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। बट अगर आप उसके उल्टे देखोगे तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं, कह रहे प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि उनका बैकअप नहीं है, तो इसकी वजह से जो वहाँ पे इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिट्स होते हैं, एफडी होते हैं, कह रहे कि नेशनलाइज बैंकों की अपेक्षाकृत वहाँ पर कम होता है। ठीक, अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए हमें हमेशा जो क्रेडिट वाला कल्चर है, कह रहे इसे तोड़ना नहीं चाहिए। जो क्रेडिट वाला कल्चर मतलब अगर किसी ने लोन लिया है तो उसके रीपेमेंट पर फोकस करना चाहिए और रीपेमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर एक टफ लॉ बनाना चाहिए कि अगर किसी ने पैसा लिया है तो उसे प्रॉपर रिटर्न करेगा, उसे रीपे करेगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट में पुलिस का एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए ये कल्चर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ब्रॉडन हो रहा है और इकोनॉमी क्या हो रही है, क्रैश हो रही है। इकोनॉमिक क्रैश होने से हो क्या रहा है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सोशल स्कीम है, कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से हम एक लार्ज पॉपुलेशन को क्या नहीं कर पा रहे, बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। राइट, तो इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में जो क्रेडिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, राइटर उसी के अगेंस्ट में है और उसी के बारे में बात करते हैं और उन्हीं डेटा को बार बार मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं। ठीक, अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है, वो जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग है। देखिए द हिंदू में इससे पहले के आर्टिकल में बार बार क्रिटिसाइज किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 में जो काम किया गया है उससे हो क्या रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हुए हैं, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो अब इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में बात किस बात पर करेंगे, अब एक स्टोरी बताएंगे। एक इब्राहिम नामक एक लड़का है, तो इब्राहिम नामक लड़के को करते क्या है कि कुछ लोग एबडक्ट कर लेते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो एबडक्ट कर लेते हैं। अब वो एबडक्ट क्यों, मतलब कि उन्हें किडनैप कर लेते हैं। अब किडनैप क्यों कर लेते हैं भाई उन्हें,
क्योंकि क्योंकि जो उनका कजिन होता है, कह रहे वो एक टेररिस्ट था, और उस टेररिस्ट की होती क्या है कि इनकाउंटर में मौत हो जाती है। तो जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों को लगता है कि केवल इसी ने क्या किया है कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसकी वजह से उसे उठा करके ले जाते हैं और अगले दिन टॉर्चर करते हैं और अगले दिन उसकी लाश मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार के केसेस, ये 2018 का केस, ये बतला राइटर कह रहे हैं कि ये 2018 का केस है। कह रहे हैं कि ये तो एक एग्जांपल है, कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं कि केवल इन्फॉर्मर की गेस पर कि ये इन्फॉर्मर हो सकता है, उसके बेसिस पर जो टेररिस्ट होते हैं, कह रहे हैं वो उठा करके सिविलियंस को लेकर के जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक खौफ पैदा हो जाता है। ठीक, अब जितने इनकाउंटर्स हम करते हैं, अब राइटर यहाँ पे 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं कि 2015, 2016, 2017, 2018, अब बैक टू बैक। अब यहाँ पे नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने लोगों का इनकाउंटर होता है नेक्स्ट ईयर, उतने लोगों को उसी जम्मू कश्मीर वाली वैली से, जो सोफिया वाला रीजन है, वहाँ से क्या किया जाता है, रिक्रूट कर लिया जाता है। मतलब कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, कह रहे कि जितने आतंकवादियों को मारते हैं, कह रहे उतने ही आतंकवादियों को रिक्रूट कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, तो आतंकवादी के कैंप पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एक क्या होता है, एक फियर वाला सिनेरियो भी वहाँ पर डेवलप बना रहता है। ओके, इट्स ऑल राइट कि हमने देख लिया कि रिक्रूटर्स की जितने हम मारते हैं उतने ही रिक्रूट हो जाते हैं। अब ये फेवर में बात करते हैं कि देखिए, जब 5 अगस्त 2019 हुआ था, तो 5 अगस्त 2019 में के बाद से ये केस थोड़ा सा बदला है। अब यहाँ पर एक नंबर बताते हैं, कहते हैं कि देखिए 60 का डिफरेंस आया है। कह रहे कि हमने मारा तो 154 है, लेकिन वो करते क्या है कि केवल 74 का ही वो कर क्या पाते हैं कि रिक्रूटमेंट कर पाते हैं। मतलब एक ह्यूज डिफरेंस उन्हें देखने को मिलता है कि हमने जितना मारा और उसमें, और जो वो रिक्रूट करके लेके गए, कह रहे उसमें, कह रहे कि ये तो ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले क्या होता था कि जो स्टोन पेल्टर्स थे, स्टोन पेल्टर्स मतलब जो पत्थर मारा करते थे, अब वो आतंकवादी जो रिक्रूट हुए हैं, वही अपने दोस्तों की मदद से मिल करके या अपने मोहल्ले वालों की मदद से मिल करके जब इनकाउंटर्स वगैरह चल रहे होते थे, तो हमारे सोल्जर्स या जो पुलिस होती थी, कह रहे उसके ऊपर पत्थर फेंका करते थे। ठीक, लेकिन अब अभी जो स्टोन पेल्टिंग वाला जो काम है, मतलब पत्थर फेंकने वाला काम है, कह रहे हैं कि इसमें भी कमी हमें देखने को मिली है, जस्ट बिकॉज क्योंकि रिक्रूटमेंट कह रहे हैं वो कम हो गया है। तो ये एक सक्सेस की बात कर रहे हैं राइटर, यहाँ पे सफलता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक बड़ी सफलता है कि केवल एक साल में हमने इन चीज़ों को कम करके देख लिया, और जो इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होने वाला है, कह रहे हैं वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास, अब ये सर्वाइवर्स मैसेज की बात कर रहे हैं। देखिए, ये शशि थरूर साहब है, तो ये कहते हैं कि मैं 15 साल पहले गया हुआ था हिरोशिमा में। तो हिरोशिमा एक पॉपुलेशन वाली कंट्री, मतलब वो है सिटी है, जिसने फेस किया है कि एक न्यूक्लियर बम को फेस किया था। लेकिन जब वो स्टेप ऑफ होते हैं, मतलब वो अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ पर उतरते हैं, तो पाते क्या है कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं देखा जा सकता था कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का बॉम्ब अटैक हुआ है। ठीक, फिर वो आगे जाते हैं एक म्यूज़ियम में, तो म्यूज़ियम में बिल्कुल एक लाइव दृश्य देखते हैं चीज़ों का कि वहाँ पर किस प्रकार। अब देखिए, अब ये बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वो जो मेमोरी है हिरोशिमा की और जो नागासाकी की, अब वो वहाँ पर हिरोशिमा की मेमोरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ के जो चलचित्र है, वहाँ के जो म्यूज़ियम है, वहाँ की जो मेमोरी है, कह रहे हैं वो उस पूरे सीन को ताज़ा कर देते हैं। और ये बतलाते क्या है कि जो ह्यूमन्स हैं, कह रहे हैं कि ह्यूमन्स को अपनी इस वाली एक्शन को याद रखना चाहिए। ठीक, अब जो डायरेक्टर है उस म्यूज़ियम का, तो अभी ये उस म्यूज़ियम के डायरेक्टर से भी बात करते हैं, जो कि सर्वाइवर था। जब ये हिरोशिमा पर जब ये बम गिरता है, तो राइट नाउ जो इस टाइम म्यूज़ियम है वहाँ पर जापान में, तो वो क्या था कि वो अपनी माँ के गर्भ में था। ठीक, तो उसके बाद से जब वो बर्थ लेता है, जब वो वापस आता है, तो फिर वो ये पूछते हैं, शशि थरूर साहब पूछते हैं उनसे कि क्या आपको कुछ नहीं हुआ क्या, आपकी माँ को कुछ नहीं हुआ क्या? तो बतलाता क्या कि नहीं, मेरी माँ को भी और मुझे भी, कह रहे रेडिएशन का उतना मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा नहीं था। और स्टिल जो उनकी माँ है, जो सर्वाइवर है, कह रहे उनकी माँ 85 ईयर ओल्ड है। अभी थोड़ा सा उन्हें सुनने में थोड़ी सी, या जो उनकी मेमोरी है, कह रहे वो धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन जो रेडिएशन का जो इम्पैक्ट था उनके ऊपर, कह रहे उनके ऊपर तो नहीं था। लेकिन हाँ, जो उनके सराउंडिंग के लोग थे, कह रहे बिल्कुल जो पिक्चर्स में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से चीज़ें पिघल गई थी और समाप्त होने लगी थी। ठीक है, तो ये उस जीवंत दृश्य को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि जो ह्यूमंस की जो क्राइसिस है, कह रहे जो ह्यूमंस ने जिस प्रकार का एक्ट किया हुआ था, कह रहे वो वापस से रिपीट ना हो, ये ऐसी कामना करते हैं। राइट, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया।
देखिए यहाँ पे रेलेवेंसी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ये हो जाता है कि स्टिल जो जापान है कह रहे उसने बैड मेमोरीज को भी एक म्यूजियम में तब्दील करके रखा हुआ है। आप इसे इथिक्स वाले पेपर में और सोशल इश्यूज वाले पेपर में कोट कर सकते हो। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, एडिटोरियल वाला पेज है। बाकी चीज़ें द हिंदू में डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल में बात किस बात पर की जा रही है कि देखिए जो आरबीआई है, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ की मीटिंग हुई, तो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग वगैरह आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई ने जितने भी रेट थे कह रहे उसे अनचेंज रखा है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस किया नहीं है। अब देखिए किसी भी प्रकार का चेंजेस ना करने का मतलब ये है कि सब कुछ जो क्रेडिट वगैरह बोरोइंग वगैरह है कह रहे हैं वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलता रहे, क्योंकि इससे पहले भी कई बेसिस पॉइंट की कमी की जा चुकी है सीआरआर और एसएलआर वगैरह में। ओके, अब एक रिफॉर्म जो यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं कि देखिए पब्लिक के पास पैसा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने किया क्या है कि जो लोन की जो वो था, लोन रेशियो था उसका गोल्ड वाले पे कह रहे उसे इंक्रीज़ कर दिया है। कह रहे पहले क्या होता था कि केवल 60% की जो गोल्ड का अमाउंट होता था कह रहे उसका एक 60% ही हम क्या कर सकते थे कि बैंक क्या कर सकता था कि लोन दे सकता था। अभी उसी को इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो अभी लोन अब जो लोन रेशियो है कह रहे उसके इंक्रीज होने से राइडर कहते क्या है कि होगा क्या कि जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं, जो हमारी एनबीएफसीज है, जो हमारे बैंक हैं, कह रहे कि वो लोगों को ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। और जो माइक्रो फाइनेंस जैसी जो कंपनीज हैं कह रहे कि इनका जो छोटा स्केल पर जो बिजनेस होता है कह रहे वो प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगा, क्योंकि इनको क्या होगा कि इनको फाइनेंसिंग मिलेगी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, तो साहूकारों से भी इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस वाले रिफॉर्म्स की यहाँ पर ये तारीफ भी करते हैं। तो आज की तारीख में जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।